अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 19वें एपिसोड में। अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपके सामने खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी की शहादत के पश्चात जो प्रभावकारी दृश्य लोगों के समक्ष आए और आम जनमानस में जो उनके प्रति सहानुभूति देखने को मिली, उसी संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हम बताएंगे कि बिहार के युवाओं, खासकर छात्रों की उग्रवादियों के प्रति विशेष अभिरुचि थी और उनके मन में क्रांतिकारियों के लिए हार्दिक सहानुभूति की भावना विद्यमान थी। तभी तो उसके फांसी दिए जाने की स्मृति में स्कूल 2-3 दिनों तक बंद रखा गया। अनेक स्थलों पर गुप्त रूप से युवकों ने बैठकें आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी पूजा करने का संकल्प लिया और साथ ही उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मोत्सर्ग तक की कसम खाई। खुद्दीराम बोस की तस्वीरों और खुद्दीराम बोस नामांकित धोती की अपरिमित खरीदारी का जिक्र भी श्री वैलेंटाइन चिरौल ने किया है, जो बिहार की जनता में उग्रवादियों के प्रति उभरे जन समर्थन का ज्वलंत प्रमाण है। जहां तक उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों से संबद्ध युवकों पर इस घटना की प्रतिक्रिया का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इसने उनके भीतर एक नई शक्ति का संचार किया। खुद्दीराम को फांसी दिए जाने के दिन बंगाल एवं बिहार में क्रांतिकारियों ने गुप्त सभाओं का आयोजन कर युवकों को उनके आत्म बलिदान से सबक लेने हेतु प्रेरित किया। युवकों को देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देने हेतु प्रोत्साहित किया गया। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अपमान को बर्दाश्त नहीं करने और उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचार का जवाब उन पर अत्याचार करके एवं उनको आतंकित करके देने का संकल्प लिया गया। खुद्दीराम बोस की फांसी ने बिहार के नवयुवकों को किस स्तर तक प्रभावित किया, इस तथ्य की जानकारी उनकी गतिविधियों से भी प्राप्त होती है। इससे न केवल बिहार के युवकों को देश के लिए जान न्यौछावर करने की प्रेरणा मिली, बल्कि बिहार की जनता को भी वीर खुद्दीराम बोस जैसे शहीद की स्मृति प्यारी हो गई। वे इनकी चिता की राख लेने के लिए टूट पड़े। किसी ने उसकी ताबीज बनवाई तो किसी ने उसे माथे से लगाया। यह एक उल्लेखनीय दृश्य था। हजारों आंखें आंसुओं से तर थी। वहां व्याप्त खामोशी इस बात की ओर संकेत कर रही थी कि उपस्थित जन समुदाय व्यथित मन से इस गंभीर मसले पर सोच रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके हृदय में इस बात को लेकर द्वंद्व चल रहा हो कि वे उग्रवादी क्रांतिकारी का साथ दें अथवा नहीं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस घटना के बाद जन साधारण का झुकाव पर्याप्त मात्रा में उग्रवादी क्रांति की ओर हुआ। वस्तुतः बिहार में उग्रवाद के लिए व्यापक जनाधार तैयार करने में इस घटना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह स्पष्ट है कि उनमें साम्राज्यवादी शासकों की नीतियों के प्रति प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति विकसित होने लगी। इस तथ्य की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन सर्वस्व त्यागी अलमस्तों ने जनता को साथ में नहीं लिया था, किंतु इनके महान त्याग एवं मृत्यु को एक खेल समझने की मनोवृत्ति ने जनता को स्वतः अपनी ओर खींच लिया था। लोरियों में, कहानियों में, किंवदंतियों में इन्होंने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था। इस घटना विशेष के बाद उग्रवादी क्रांतिकारियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। उग्रवादी आतंकवादी युवक गुप्त रूप से सभाओं का आयोजन कर अंग्रेजों से बदला लेने के संबंध में सोचने लगे और योजना बनाने लगे। इस समय सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर एवं समस्तीपुर आदि में यदा कदा कुछ उग्रवादी गतिविधियों के संचालन के भी प्रमाण उपलब्ध हैं। बिहार में इस समय कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता जनता को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने हेतु प्रेरित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न थे।
वे जनसाधारण के बीच कांग्रेस की नीतियों एवं क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, परंतु बिहार के निम्न सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों पर इसका अधिक प्रभाव परिलक्षित नहीं होता था। किंतु बिहार के उग्रवादी एवं क्रांतिकारी खुले तौर पर अपनी नीति एवं कार्यक्रमों को प्रचारित नहीं कर रहे थे। वे लोग गुप्त रूप से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु प्रयत्नशील थे। तत्कालीन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि समाज के शोषित वर्ग के लोगों पर, विशेष रूप से निम्न जाति के लोगों पर उग्रवादी आतंकवादियों का प्रभाव निश्चयतः परिलक्षित हो रहा था। अंग्रेज सरकार की दमनकारी एवं आतंकवादी कार्रवाइयों को देखकर लोग प्रत्यक्षतः उग्रवादियों की गतिविधियों में अभिरुचि नहीं दिखाते थे। जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी के सदस्य विभिन्न स्थानों पर सभाओं, बैठकों का आयोजन कर लोगों से स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का आग्रह करते थे, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी क्रांतिकारी गुप्त रूप से लोगों को इस बात के लिए तैयार कर रहे थे कि वे अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने हेतु अपने आप में पर्याप्त साहस एवं शक्ति पैदा करें। कांग्रेस अपने सदस्यों की संख्या में वृद्धि हेतु निरंतर प्रयत्नशील थी, लेकिन उसे पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही थी, जबकि उग्रवादियों की नीतियों एवं क्रियाविधि ही इतनी प्रभावकारी थी कि युवा वर्ग के लोग स्वतः इसके संगठनों की ओर आकर्षित हो रहे थे। खुद्दीराम बोस को फांसी दिए जाने के बाद बिहार के अन्य क्षेत्रों के युवकों का झुकाव उग्रवादी क्रांतिकारियों की ओर हुआ। भागलपुर के नवयुवकों एवं शिक्षित बेरोजगारों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। सितंबर से दिसंबर 1908 की अवधि में उन्होंने अनेक गुप्त सभाएं आयोजित की तथा बंगाल एवं पंजाब के उग्रवादी क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित किए। क्रांतिकारी कार्यक्रमों के संबंध में कुछ श्रमिकों द्वारा एवं कृषकों को जानकारी प्रदान की गई तथा उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों में तीव्रता लाने का प्रयास किया गया। कुछ क्रांतिकारियों को बंगाल भेजा गया, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य वहां के क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित कर बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना था। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भी भागलपुर में सक्रिय थे। इनमें से श्री रेवती नाग सब प्रमुख थे, जिसने कुछ अन्य तरुणों को भी दल में भर्ती किया। इस तरह की गतिविधियों की जानकारी देवघर, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, गया तथा शाहाबाद से भी मिलती थी। बावजूद इसके इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बिहार के क्रांतिकारियों के पास सक्षम एवं योग्य नेतृत्व का अभाव था। साथ ही उनके संगठन में भी कतिपय खामियां थीं। उनके पास पर्याप्त धनराशि का अभाव था और वे अपने क्रांतिकारी साथियों को बाहर भेजने में असमर्थ थे। धनाभाव के कारण ही वे अपने क्रांतिकारी युवकों को उचित प्रशिक्षण एवं आतंकवादी गतिविधियों के संचालन हेतु बाहर नहीं भेज सके। बिहार के भूस्वामियों, आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों, सामंतों आदि का उन्हें सहयोग उपलब्ध नहीं था और अंग्रेज प्रशासकों की आतंकपूर्ण कार्रवाइयों से भयभीत आम जनता भी उग्रवादी क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं दे रही थी। लेकिन आम जनता में उनके प्रति श्रद्धा की भावना अवश्य उत्पन्न होने लगी थी, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत था। खुद्दीराम बोस की शहादत का अभिनंदन केवल बिहार की आम जनता ने ही नहीं किया, और जो उन्हें एक मातृभक्त, शहीद एवं देश प्रेमी के रूप में स्वीकार करती थी, बल्कि अनेक कांग्रेसी नेताओं ने भी उनके बलिदान का स्वागत किया। राज्य स्तर पर क्रियाशील कांग्रेसी नेता मजहरुल हक, अली इमाम, हसन इमाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि ने खुद्दीराम बोस को आम सभा में खुले तौर पर शहीद कहकर संबोधित किया। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी खुद्दीराम बोस के प्रति आभार व्यक्त किया। महात्मा गांधी के पूर्व भारत के सर्वाधिक जनमान्य नेता बाल गंगाधर तिलक भी खुद्दीराम बोस के राष्ट्र हेतु आत्मोत्सर्ग से बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने लेखों में बिहार की जनता से अनुरोध किया था कि वे खुद्दीराम बोस व उनके सहकर्मी प्रफुल्ल चाकी के आत्मोत्सर्ग से शिक्षा लें। उन्होंने कहा कि देश सेवा, देशभक्ति, देश प्रेम एवं देश की आज़ादी ही व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं कीमती वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित के समक्ष व्यक्तिगत हित
सर्वथा महत्वहीन है। देश के लिए अपनी जान देने के लिए प्रत्येक भारतवासी को तैयार रहना चाहिए। खुद्दीराम बोस के उत्सर्ग एवं महान बलिदान के संबंध में पंजाबी समाचार पत्र केसरी के मई और जून के अंकों में तिलक के 2 निबंध प्रकाशित हुए, जिनमें यह स्पष्ट लिखा गया कि उग्रवादी आतंकवादी जन विरोधी अंग्रेज प्रशासकों को हटाने के लिए जो अभियान चला रहे थे वो उचित और प्रशंसनीय थे। जनता को अंग्रेजों का अत्याचार अब और नहीं सहना चाहिए तथा आतंक का जवाब आतंक से ही देना चाहिए। बम विस्फोट की घटना और बम निर्माण के प्रशिक्षण की तिलक द्वारा अनेक लेखों में प्रशंसा की गई थी। अहिंसावादी कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को तिलक के इस लेख को पढ़कर अचंभा ही हुआ था। वस्तुतः तिलक को इन्हीं लेखों के प्रकाशन के कारण 6 वर्षों की कड़ी कैद की सजा दी गई। बिहार के अनेक राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्ता तिलक के अनुयायी थे, जो उन्हें इन लेखों के फलस्वरूप दी गई सजा से उत्तेजित हो गए एवं उग्रवादी आतंकवादी कार्यक्रमों में उनका विश्वास बढ़ने लगा। बिहार की आम जनता ने यह अनुभव किया कि अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अपमान, तिरस्कार, अन्याय एवं अत्याचार को बर्दाश्त करने से तो अच्छा है कि उनका प्रतिवाद किया जाए एवं देश की आजादी के लिए प्राणों को न्यौछावर किया जाए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों का प्रकाशन केसरी में 22 जून को संपादकीय के रूप में हुआ था। इस लेख में यह कहा गया था कि 1897 की धुंधली रात में चिपलुनकर बंधुओं द्वारा मिस्टर रैंड एवं उनके एक अंग्रेज सहकर्मी की हत्या के बाद से मुजफ्फरपुर के इस कैनेडी हत्याकांड रूपी धमाके तक भारतीय प्रजा के हाथों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो अधिकारी वर्ग का ध्यान हमारी ओर अच्छी तरह से आकर्षित करता। 1897 की हत्याओं और कैनेडी हत्याकांड में अत्यंत व्यापक प्रभेद दृष्टिगत होता है। साहस तथा सफलतापूर्वक अपने कार्य को पूर्ण करने की दृष्टि से देखा जाए तो पिलुनकर बंधुओं के कार्य को बंगाली क्रांतिकारियों के कार्य से सशस्त्र मानना पड़ेगा, लेकिन यदि उद्देश्य और उसकी पूर्ति हेतु प्रयुक्त साधन बम की दृष्टि से विचार किया जाए तो बंगाल के क्रांतिकारियों को सशस्त्र स्वीकार करना पड़ेगा। न तो चिपलुनकर बंधुओं ने और न बम फेंकने वाले बंगालियों ने यह हत्याएं की। अपने ऊपर किए गए अत्याचारों के प्रतिशोध स्वरूप अथवा पारस्परिक विद्वेष के कारण नहीं की। वस्तुतः ये हत्याएं उन्होंने अत्यंत उच्च भावनाओं के वंशवर्ती होकर की। यद्यपि कुछ हद तक इन दोनों क्षेत्रों में की गई हत्याओं का उद्देश्य एक ही था, किंतु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि बंगाली बम का उद्देश्य कुछ अधिक सूक्ष्म था। 1897 में पूना निवासियों को टाउन के बहाने बहुत ज्यादा सताया गया था। इसी अत्याचार का बदला लेने के उद्देश्य से ही श्री रैंड की हत्या कर दी गई। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह हत्या पूर्णतः राजनीतिक थी। वस्तुतः यह शासन पद्धति खराब थी और जब तक प्रत्येक ब्रिटिश अधिकारी को चुन चुन कर आतंकित नहीं किया जाए तब तक पद्धति में परिवर्तन संभव नहीं था। इस किस्म के महत्वपूर्ण तथा विस्तृत दृष्टिकोण से चिपलुनकर बंधुओं ने यह हत्या नहीं की थी, बल्कि उनका दृष्टिकोण मुख्यतः टाउन के अत्याचार तक ही सीमित था। लेकिन मुजफ्फरपुर बम कांड के से संबद्ध लोगों की बात और है। बंग भंग के पश्चात बिहारियों में प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति तथा बांग्लादेशियों में भी प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति उत्तरोत्तर उग्रतर रूप धारण कर जा रही थी। इसके अतिरिक्त पिस्तौल एवं तमंचा एक पुरानी चीज था, जबकि बम पाश्चात्य विज्ञान का आधुनिकतम आविष्कार था। फिर भी एकाध बमों से किसी सरकार की सामरिक शक्ति विनष्ट नहीं की जा सकती थी और न ही बम से किसी सेना को खत्म किया जा सकता था। बम फेंकने से तो केवल इतना ही हो सकता था कि सरकार की दृष्टि उन अत्याचारों की ओर जाती जो इन बमों को जन्म देती है। इस प्रकार बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों को कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सहानुभूति प्राप्त थी। अन्य प्रांतों के आतंकवादी क्रांतिकारी, विशेषकर बंगाल एवं पंजाब के क्रांतिकारियों का ध्यान बिहार में नवोदित क्रांतिकारियों की गतिविधियों की ओर था। वे बिहार में उभर रहे उग्रवादी क्रांतिकारियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना चाहते थे। उनकी ओर से भी इनके साथ संपर्क बनाए रखने का प्रयास किया गया।
केसरी में प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी के अध्ययन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में भी उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही थी। कुछ इतिहासकार इस तथ्य पर अधिक बल देने में सक्षम है कि आतंकवादी या उग्रवादी क्रांति कभी जन क्रांति का स्वरूप नहीं ले सकती है। केसरी में प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है, लेकिन भविष्य की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के पुनरावलोकन से उपर्युक्त दृष्टिकोण का औचित्य संदिग्ध हो जाता है। उदाहरण के रूप में फिलिस्तीन में होने वाले अरब आतंकवाद तथा उसके फलस्वरूप ब्रिटिश परराष्ट्र नीति के परिवर्तित रूप को देखकर कौन इतिहास का छात्र कह सकता है कि आतंकवादी एवं क्रांतिकारी गतिविधियां सर्वथा महत्वहीन होती हैं। काल नामक एक मराठी समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर कांड के संबंध में एक निबंध प्रकाशित किया गया था। इस निबंध का व्यापक प्रभाव बिहार के विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों पर पड़ा। इस निबंध को पढ़कर लोगों में देशभक्ति एवं देश की आजादी के लिए मर मिटने की भावना विकसित हुई। इस निबंध के एक अनुच्छेद में यह लिखा गया था कि लोग स्वराज हेतु अब कुछ भी करने को तैयार हैं। लोगों में इस प्रकार की धारणा एवं साहस जागृत कराने में उग्रवादियों की गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान था। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर लोगों को यह सोचने पर बाध्य कर दिया कि वे भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दें। अब भारतवासी अंग्रेजी राज्य की गरिमा का गीत गाने को तैयार नहीं थे। अब भारतवासियों, विशेषकर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उग्रवादी क्रांतिकारियों के हृदय में अंग्रेजों की शक्ति का भय प्रायः समाप्त होने लगा था। अमानवीय अत्याचार एवं उत्पीड़न के साधनों का प्रयोग करके अंग्रेज पदाधिकारियों ने बिहार के निरक्षर एवं शोषित जन समुदाय पर अपना आधिपत्य जमा रखा था। धीरे धीरे बिहार की जनता में यह भावना विकसित होने लगी कि ब्रिटिश शासकों के आधिपत्य को स्वीकार करना बेकार है। वस्तुतः उग्रवादियों द्वारा अंग्रेजों को दिए जा रहे प्रत्युत्तर से जनसाधारण के मन में आशा की एक नई किरण जागृत होने लगी थी। अतः उनकी आत्मा पर से ब्रिटिश प्रशासकों का दबदबा समाप्त होना स्वाभाविक ही था। कुछ इतिहासकार भारतीय आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे बमों के उपयोग की तुलना रूस में जार के अधिनायकत्व को समाप्त करने हेतु वहां के क्रांतिकारियों द्वारा किए जा रहे बमों के प्रयोग से कर रहे थे। लेकिन भारत का यह बम कांड रूस के बम कांड से भिन्न था। रूस में अनेक लोग बम चलाने वालों के विरुद्ध अपनी सरकार का समर्थन करते थे, किंतु भारत में कोई भी भारतीय सच्चे हृदय से अंग्रेजी सरकार के प्रति सहानुभूतिशील नहीं था। यह कहना संदेहास्पद है। समकालीन बुद्धिजीवियों की यह धारणा थी कि यदि इन परिस्थितियों में भी रूस को अपनी संसद ड्यूमा मिली तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि भारतवासियों को स्वराज अवश्य प्राप्त होगा। अनेक समाचार पत्रों ने इन वीर बम चलाने वालों को अराजकतावादी की संज्ञा दिए जाने का खुलकर विरोध किया। उनका अभिप्राय यह था कि मनोवैज्ञानिक आधार पर उग्रवादी क्रांतिकारी अराजकता उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे अंग्रेज पदाधिकारियों के अत्याचारपूर्ण व्यवहार एवं उनके द्वारा किए जा रहे भारतीयों के शोषण को समाप्त करना चाहते थे। वस्तुतः स्वराज प्राप्त करना ही उनका प्रधान लक्ष्य था। अंग्रेज पदाधिकारियों ने समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के संपादकों को भी अपनी दमनात्मक नीतियों का शिकार बनाया। प्रशासन तंत्र की यह धारणा थी कि यदि समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों की प्रशंसा की गई तो इसका व्यापक प्रभाव भारतीय जनसाधारण पर पड़ेगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि जनसाधारण क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति आकर्षित होगा। अतः उनका विचार था कि जो संपादक उग्रवादी एवं आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में टिप्पणी एवं निबंध प्रकाशित करते हैं वे सरकार विरोधी कार्य करते हैं। इसी धारणा से प्रेरित होकर तिलक को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई और काल के संपादक परांजपे को 8 जुलाई 1908 को मुजफ्फरपुर कांड के संबंध में लिखे गए एक लेख के कारण सजा दी गई। खुद्दीराम बोस की फांसी एवं प्रफुल्ल चाकी के आत्मोत्सर्ग के उपरांत बिहार की जनता के हृदयों में उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होने लगी। इस घटना के पश्चात बिहार के अन्य स्थानों पर भी क्रांतिकारी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। बिहार के जिला संथाल परगना में देवघर क्रांतिकारी दल की कार्यवाहियों का एक प्रमुख केंद्र था।
यहाँ बंगाल से अनेक लोग आकर बस गए थे। यहाँ के एक आदिवासी राजनारायण बसु, जो उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारी अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के पितामह थे, का भी झुकाव उग्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर था। उन्होंने अपनी युवावस्था में एक गुप्त समिति का निर्माण